हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है पालमपुर गांव की कहानी। पाठ का पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। जिसमें पहला प्रश्न है अवस्थित क्षेत्र, मतलब यह क्षेत्र कहाँ पे है। इसका उत्तर होगा पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित एक काल्पनिक गांव है, यानी गांव की कल्पना की गई है। ख प्रश्न है गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है। गांव का कुल क्षेत्रफल 300 हेक्टेयर है। और ग प्रश्न है भूमि का उपयोग हेक्टेयर में आपको बताना है। इसका उत्तर है कृषि योग्य भूमि। जो सिंचाई की हुई भूमि 200 हेक्टेयर है और असिंचित 74 हेक्टेयर है, जिसमें सिंचाई नहीं होती है। और भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, हमारे निवास के लिए सड़कें हैं, तालाब हैं, चारागाहों का जो एरिया होता है वो 26 हेक्टेयर है। घ प्रश्न है सुविधाएं। गांव के अंदर क्या क्या सुविधा है उसके बारे में आपको आंसर करना है। शैक्षणिक सुविधा क्या है, चिकित्सा, बाजार, बिजली, संचार, निकटतम कस्बा। शैक्षिक, इस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। चिकित्सा को देखते हैं तो इस गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तथा एक निजी औषधालय भी है, रोगियों का उपचार किया जाता है। और बाजार, पालमपुर में बाजार ज्यादा विकसित नहीं है। लोग शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। गांव में केवल छोटे छोटे जनरल स्टोर हैं जिसमें आवश्यक वस्तुएं मिल जाती है। बिजली आपूर्ति, गांव में सभी घरों में बिजली की आपूर्ति होती है। इसके अलावा बिजली की पूर्ति नलकूप चलाने छोटे व्यवसायों में भी की जाती है। संचार, एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। निकटतम कस्बा है शाहपुर। पाठ का दूसरा प्रश्न है खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे आगतों की आवश्यकता होती है, उन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप इसे सहमत हैं? इसका उत्तर इस तरह से होगा, हाँ, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूं कि खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसी अधिक आगतों अथवा साधनों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है, यानी उद्योगों के द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण के लिए कटाई के लिए हार्वेस्टर, जुताई के लिए ट्रैक्टर, गहराई के लिए थ्रेशर, खेती की मशीनों के लिए ईंधन डीजल, अधिक उपज के लिए रासायनिक खाद, फसलों की बीमारियों को दूर करने के लिए कीटनाशक, सिंचाइयों के लिए पंपिंग सेट, साथ के साथ डैम, नहरों आदि के लिए इलेक्ट्रिक उपकरण, मशीनरी, औजार आदि ये सभी उद्योगों में ही बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। पाठ का तीसरा प्रश्न है पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह से मदद की। तो पालमपुर में बिजली के प्रसार यानी बढ़ने से अपने खेतों की सिंचाई बेहतर तरीके से करने में सहायता दी। इससे पहले वो राहट के द्वारा सिंचाई करते थे, जो अधिक प्रभावशाली तरीका नहीं माना जाता है, किंतु अब बिजली की सहायता से वे अधिक बड़े क्षेत्र को कम समय में अधिक प्रभावशाली तरीके से सिंचाई कर सकते थे। बिजली के सिंचाई प्रणाली में सुधार के कारण किसान पूरे वर्ष विभिन्न फसलें उगा सकते थे। उन्हें मानसून की बरसात पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी, जो अनिश्चित था, भ्रमणशील था, मतलब कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसानों को बहुत से हाथ के कामों से मुक्ति मिल गई। पाठ का चौथा प्रश्न है क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है सिंचित क्षेत्र यानी सिंचाई योग्य भूमि को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि भारत में मानसून की बरसात अनिश्चित होता है, भ्रमणशील होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि किसानों को सिंचित भूमि की खेती उपलब्ध हो जाए, यानी जो सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए, तो वो थोड़े जमीन पर अधिक उत्पादन कर सकते हैं। पाठ का पांचवा प्रश्न है पालमपुर में 450 परिवारों की भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। आप एक सारणी बनाइए। भूमिहीन परिवार 150 थे जो दलित थे, जिनके पास कोई भूमि नहीं था। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले परिवारों की संख्या थी 180। 2 हेक्टेयर से अधिक परिवार वाले की संख्या थी 95
और 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवारों की संख्या यानी फैमिली की संख्या 25 थी। तो कुल मिलाकर अगर आपको ये चारों जोड़ेंगे तो 450 परिवार हो जाएगा। पाठ का छठा प्रश्न है, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर है कि पालमपुर में खेतिहर मजदूरों में काम करने के लिए कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए लोग कम दरों पर ही काम करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए कम पैसे पर ही मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पाठ का 7वां प्रश्न है, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी एक को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है? क्या वस्तु के रूप में मिलता है? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है या वे कर्ज में है? इसका उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में रामदयाल, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, रामदयाल लक्ष्मी 2 खेतिहर मजदूर हैं जो एक निर्माण स्थल पर काम करते हैं। मजदूरी के रूप में 170-180 रुपये मिलते हैं। हाँ, उन्हें मजदूरी नगद मिलती है। उनमें से अधिकतर को नियमित रूप से काम नहीं मिलता क्योंकि बहुत कंपटीशन है, कम दरों पर ही काम करने को राजी हो जाते हैं, इसलिए उनकी मजदूरी कम मिलती है, इसलिए वे कर्ज में भी डूबे रहते हैं। कम मजदूरी के कारण बड़ी कठिनाई से परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। पाठ का 8वां प्रश्न है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, उत्पादन बढ़ाने के तरीके, जिसमें पहला तरीका है बहुविधि फसल प्रणाली। भूमि के एक ही टुकड़े पर एक वर्ष में कई फसलें उगाना बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है। इस भूभाग पर कृषि उत्पादन बढ़ाने का यह सबसे प्रचलित तरीका है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 फसलें उगाते हैं। पिछले 15 साल से 20 वर्षों से कई लोग तीसरी फसल के रूप में आलू उगाते हैं। दूसरा है आधुनिक कृषि तरीकों के प्रयोग। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाने वाले भारत के पहले किसान थे। इन क्षेत्रों के किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूपों, HYV बीज, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया। ट्रैक्टर एवं थ्रेशर का भी प्रयोग किया, जिससे जुताई एवं फसल की कटाई आसान हो गई। उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिली और उन्हें गेहूं की अधिक पैदावार के रूप में इसका प्रतिफल मिला। HYV बीजों की सहायता से पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। अब किसानों के पास बहुत सा अधिशेष गेहूं बाजार में बेचने के लिए होता है। पाठ का 9वां प्रश्न है, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्यों का ब्यौरा दीजिए। उत्तर इस तरह से है, भूमि को मापने की मानक इकाई हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर में 100 मीटर की वर्ग भुजा वाली एक वर्गाकार भूमि के टुकड़े के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है, उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छोटा किसान जानता है कि वह इतने छोटे खेत पर काम करके अपने दोनों समय के खाने का प्रबंध नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने खेत पर काम करने के बाद 235, 240, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किसी बड़े किसान के यहाँ खेतों पे काम करना पड़ता है। यदि वह अपने ही खेत में खेती करना शुरू करता है तो न उसके पास इसके लिए जरूरी साधन है, न बीज, न खाद, न कीटनाशक खरीदने के पैसे। एक बहुत छोटा किसान होने के कारण उसके पास कोई उपकरण एवं कार्यशील पूंजी भी नहीं होता। इन सब चीजों का प्रबंध करने के लिए उसे किसी बड़े किसान से या फिर किसी बड़े व्यापारी या साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर धन उधार लेना पड़ता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस बात की संभावना नहीं रहती थी कि उसका फसल अच्छा होगा, और इस बात की संभावना बनी रहती थी कि वे कर्ज में डूब जाए। पाठ का 10वां प्रश्न है, मंझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे अलग हैं? आधुनिक कृषि तरीकों में बहुत से धन की आवश्यकता होती है। मंझोले और बड़े किसान की कुछ अपनी बचत होती है, इस प्रकार वे जरूरी पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। दूसरी ओर अधिकतर छोटे किसानों को पूंजी का प्रबंध करने के लिए बड़े किसानों या व्यापारियों से पैसा उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार के कर्जों पर ब्याज दर भी बहुत अधिक होता है। इस कर्ज को वापस करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मंझोले और बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
सविता को किन बात पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है? क्या ब्याज की दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? इस प्रश्न का उत्तर समझेंगे। तेजपाल सिंह ने सविता को 24% की ब्याज दर पर 4 महीने के लिए पैसा देना स्वीकार किया, जो कि बहुत अधिक ब्याज दर है। सविता एक कृषि मजदूर के रूप में कटाई के समय 35 रुपये की दर से प्रतिदिन के दर पर उसके खेतों में काम करने के लिए भी सहमत हो जाती है। तेजपाल सिंह द्वारा सविता से लिए जाने वाला ब्याज बैंक की अपेक्षा यानी बैंक की तुलना में बहुत अधिक होता है। यदि सविता इसके अपेक्षा बैंक से उचित दर पर ऋण कर्ज लेती तो उसकी हालत इससे अच्छी होती, क्योंकि बैंक का जो कर्ज है वो बहुत कम होता है। पाठ का 12वां प्रश्न है, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। उत्तर इस तरह से है, पुराने निवासियों से बात करने पर पिछले 30 सालों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तनों से मुझे पता चला है कि 30 वर्ष पहले खेती के पुराने तरीके प्रयोग किए जाते थे। किसान अपने खेतों को बैल की सहायता से जोतते थे। सिंचाई की बहुत सी अधिक सुविधाएं नहीं थी। वे मानसून की बरसातों पर निर्भर रहते थे, जो कि बहुत अनियमित होती थी। इसकी कोई गारंटी नहीं था कि बरसात में बारिश हो। रहट को उस समय कुओं से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था, किंतु तकनीकी में प्रगति के साथ किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप लगवाए और HYV बीजों का प्रयोग किया। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की सहायता से खेती करने लगे। यहाँ तक कि खेतों में ट्रैक्टर और मशीनी प्रयोग के द्वारा खेतों की जुताई और फसल कटाई करने लगे। पाठ का 13वां प्रश्न है, अपने क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं? इसकी संक्षिप्त में सूची बनाना है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, डेयरी, दूध उत्पादन को डेयरी कहा जाता है, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, बढ़ई आदि सब गैर कृषि उत्पादन कार्य जो हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं। पाठ का प्रश्न है, गांवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसका उत्तर है, हमारे गांव में 75% लोग खेती पर निर्भर हैं, जिसमें किसान और खेतिहर मजदूर दोनों शामिल हैं, किंतु उनकी आर्थिक दशा शोचनीय है। उनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि भूमि स्थिर है और कृषि क्रियाओं में और अधिक मजदूरों को काम मिल पाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए गैर कृषि कार्यों में वृद्धि करना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि कुछ खेतिहर मजदूरों को उनमें काम मिल सके, जैसे कि डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, शैक्षणिक कार्य गैर कृषि क्रियाओं के श्रेणी में आते हैं। यहाँ तक कि किसान भी इस प्रकार के कामों में शामिल हो सकते हैं जब उनके पास खेतों में कुछ अधिक काम नहीं होता हो और वो बेरोजगार हो। यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक सिद्ध होगा